हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने परिवार पार्थ एकेडमी में। आज मैं आप सभी के लिए फिर लेकर आ रहा हूं केमिस्ट्री के वो क्वेश्चंस जहां से एग्जाम्स आप लोगों को बनाना है। आज मैं टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला में आप लोगों को आवर्त सारणी का मॉक 13 पढ़ाने वाला हूं। मॉक 12 अभी तक मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जहां मैंने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर किए थे, और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉक 13 को। आप सभी अपने नोट्स ओपन कर लें और पेन लेकर बैठ जाएं। तो आज के टॉप 20 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस अति महत्वपूर्ण सेशन को। और इसका लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, और वह क्वेश्चन क्या होने वाला है यहां आप देख लीजिएगा। आपसे पूछा गया था लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड तत्व कहां पाया जाता है। लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड तत्व कहां पाया जाता है, इस बात को आपसे पूछा गया था। तो आप सभी ने यहां पर जवाब इसका दिया गया था, और इस जवाब को आप लोगों ने सही जवाब दिया गया था। यहां लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या होते हैं। देखिए, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड का मतलब क्या होगा। तो लेंथेनॉइड वह एक ग्रुप होता है, तत्वों का एक ग्रुप होता है। आप सभी ने पढ़ा होगा 57 पर एक तत्व जिसका नाम होता है लेंथेनम। और इस लेंथेनम के जैसे अगर हम लोग देखें 58 से लेकर 71 तक के सभी तत्वों को, जिसमें टोटल 14 एलिमेंट यहां पर इंक्लूड है। अगर हम सभी तत्वों को देखें जो 58 से लेकर 71 तक के बीच में आते हैं, उन सभी 14 एलिमेंट को हम लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं। और लेंथेनॉइड के नाम से जानने का प्रमुख कारण यहां पर माना जाता है कि यह सभी तत्व लेंथेनम के समान बिहेव करते हैं, और जो उनका गुणधर्म होता है वह लेंथेनम के समान होता है, इसीलिए इन्हें हम लोग लेंथेनॉइड के नाम से जानते हैं। वही अगर हम लोग एक्टेनॉइड को देखें तो एक्टेनॉइड क्या होता है, तो एक्टेनॉइड को भी समझ लेते हैं। तो एक्टेनॉइड आपने एलिमेंट पढ़ा होगा यहां पर जिसका परमाणु क्रमांक है 89। परमाणु क्रमांक 89 अगर हम लोग देखें तो यहां एक्टेनम नाम का एक तत्व पड़ता है, और एक्टेनम नाम का एक तत्व पड़ता है यहां 90 से लेकर 103 तक के, और यहां भी टोटल 14 एलिमेंट आते हैं। इन सभी तत्वों को हम लोग एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं, क्योंकि 90 से लेकर 103 तक के सारे एलिमेंट 89 के, जिसका नाम है एक्टेनम, इसके गुणों में समान होते हैं, और इस गुण में समान होने के कारण इन्हें हम लोग एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं। अब यहां पर सवाल पूछा गया है कि यहां लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड किस तत्व को कहा जाता है, क्या एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि एफ ब्लॉक एलिमेंट के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड के को हम लोग शामिल करते हैं। आवर्त सारणी में नीचे की तरफ जो ब्लॉक बने होते हैं वो एफ ब्लॉक के एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं, जिसमें हम लोग लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को शामिल करते हैं। आप सभी को यहां पर यह बात समझ में आ गई होगी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। लेंथेनॉइड किसको कह देंगे, और लेंथेनॉइड का जो परमाणु क्रमांक होता है कहां से कहां तक होगा। तो इस ग्रुप में 58 से लेकर 71 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यहां पर 14 आएंगे। और वही अगर एक्टेनॉइड को देखें तो 89 90 से लेकर 103 तक, क्योंकि ये सारे एलिमेंट 89 के जैसे बिहेव करते हैं, इसलिए हम लोग इनको एक्टेनॉइड के नाम से भी जान सकते हैं। यहां भी टोटल 14 एलिमेंट माने जाएंगे, यानी कुल एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट यहां पर शामिल किए गए हैं। चलिए, तो इस प्रश्न का सही जवाब यहां पर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, एफ ब्लॉक के अंदर लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को शामिल किया गया। आज के टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला का जो पहला क्वेश्चन है हम लोग देखने वाले हैं, आप सभी के सामने है। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व कौन माना जाता है। पीरियोडिक टेबल में पूछा गया है कि सबसे हल्का तत्व या लाइटेस्ट एलिमेंट किसे जाना जाएगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने है, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और लिथियम। आप सभी ने यहां पर पढ़ा होगा कि हीलियम और हाइड्रोजन के बीच में कंफ्यूजन होता है। तो हीलियम भी एक प्रकार का हल्का एलिमेंट माना जाता है, पर आप इसे आंसर देंगे जब आपसे पूछा जाए लाइटेस्ट गैस, यानी लाइटेस्ट गैस, हल्की गैस कौन सी है। वही अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के बारे में जवाब आपको देना है जब हल्का तत्व पूछा जाए। तो हल्का तत्व या इसको हम लोग बोल देंगे लाइटेस्ट एलिमेंट। तो लाइटेस्ट एलिमेंट कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। वही लाइटेस्ट जो गैस हो जाएगी वो हीलियम हो जाएगी। सही जवाब यहां पर हो जाएगा, हल्का तत्व पूछा गया है हाइड्रोजन, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। हाइड्रोजन के बारे में आप सभी को पता होगा, हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। हाइड्रोजन ब्रह्मांड में पाया जाने वाला, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाली गैस मानी जाती है, सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व माना जाता है। और वही दूसरे नंबर पर हीलियम को हम लोग लेते हैं, पहले नंबर पर हाइड्रोजन, वही दूसरे नंबर पर
हीलियम होता है। आप सभी ने यह पढ़ा होगा कि सूर्य और सभी तारों में ऊर्जा उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या होगा? इतनी सारी एनर्जी कहां से बन पा रही है? तो इसका प्रमुख वजह ऊर्जा उत्पत्ति का माना जाता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जिसे हम लोग नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के नाम से भी जानते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन आप सभी इसको लिख लें, न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन। और नाभिकीय संलयन में क्या होता है कि जो दो हाइड्रोजन होते हैं वो मिलकर एक हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ अपार मात्रा में ऊर्जा यहां पर पैदा होती है। इस बात को आप लोगों को समझना है। तो सूर्य में ऊर्जा उत्पत्ति का प्रमुख कारण नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया को माना जाता है। सूर्य में लगभग 70% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, वही 29 और 30% जो हीलियम यहां पर प्रेजेंट होगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स भी मैंने पढ़ाए आपको, यहाँ प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसके अलावा हाइड्रोजन के अन्य यूजेज भी है जो हम लोग देखेंगे। तो सही जवाब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के सेशन का। आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल धातु, उपधातु और अधातुओं की संख्या क्रमशः कितनी होती है? देखिए, इस प्रकार के भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पूरी पीरियोडिक टेबल में 118 तत्व हम लोग मानते हैं कि कुल तत्वों की संख्या जो ज्ञात है वह है 118। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में, जो अभी तक खोजे जा चुके हैं। अब अगर इस 118 तत्वों में हम लोग इसको 3 पार्ट में डिवाइड करें, तो यहां पर 3 पार्ट में धातु, जिसे हम लोग मेटल बोलेंगे, यहां मेटलॉइड, उपधातु जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाएंगे, जिसे हम मेटलॉइड भी कहेंगे, और यह हो जाता है अधातु, या जिसे हम लोग नॉन मेटल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां पूछा जाता है कि जो मेटल होती है, धातुएं होती है, इनकी संख्या होती है 91, वही उपधातुओं की कुल संख्या होती है 7, और बाकी से यहां पर हो जाएगा अधातु। तो आप लोगों को यहां पर एक ऑप्शन देखना है कि पहले नंबर पर धातु है तो धातुओं की संख्या 91, यहां पर ऑप्शन नंबर बी और डी तो रॉन्ग हो जाने वाला है, वही ऑप्शन नंबर ए और सी यहां पर करेक्ट होगा। वही सेकंड नंबर पर उपधातु है जिनका नंबर 7 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए भी यहां से रॉन्ग हो जाने वाला है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहां पर हमारे पास 20 नॉन मेटल्स रिमेन है, 20 नॉन मेटल बचते हैं। तो धातुओं की कुल संख्या 91 हो जाएगी, उपधातुओं की कुल संख्या 7 हो जाएगी, और अधातुओं की संख्या आप सभी को बताना है 20 हो जाएगी। आप सभी को कमेंट बॉक्स में यहां पर बताना है कि ऐसे कितने तत्व हैं जो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं या गैसेस स्टेज में पाए जाते हैं। आप सभी को इसका जवाब देना है। आपके सभी के कमेंट्स मेरे द्वारा चेक किए जाते हैं। आवर्त सारणी में ऐसे कितने तत्व हैं, एलिमेंट हैं जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं? आप सभी को इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर देना है। यहां आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ मेटल, नंबर ऑफ नॉन मेटल, नंबर ऑफ मेटलॉइड। आपको नॉन मेटल या जो मेटलॉइड होते हैं जिनमें धातु और अधातुओं के नाम भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब हम लोगों ने देख लिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखने वाले हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि आवर्त सारणी में कितने ऐसे एलिमेंट है जो कमरे के तापमान, अब कमरे का तापमान क्या होता है जिसे हम लोग सामान्य तापमान कहेंगे, 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो इस बात को आप सभी को अच्छे से समझना है। अगर हम लोग देखें कि कितने ऐसे एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर, जिसे हम लोग कमरे का ताप या फिर सामान्य ताप भी कह सकते हैं, इसका वैल्यू कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। तो आप सभी ने नाम सुना होगा पारा, जिसे हम लोग Hg के नाम से जानते हैं। यह एक प्रकार की धातु होती है, पर यह एक प्रकार की द्रव धातु होती है जिसे हम लोग लिक्विड मेटल के नाम से जानते हैं। तो लिक्विड मेटल इसे कहा जाता है। अब लिक्विड मेटल क्यों कहा जाता है आप लोगों को ये पता होना चाहिए। ये लिक्विड मेटल इसलिए क्योंकि ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेज में पाई जाती है। वही एक अधातु की हम बात करते हैं और इस अधातु का नाम होता है ब्रोमीन, और ब्रोमीन का फॉर्मूला हो जाएगा, संकेत हो जाएगा Br। ये Br जो होता है ये भी एक नॉन मेटल है, ये एक नॉन मेटल है, और ये नॉन मेटल होते हुए लिक्विड स्टेज में पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। धातु होते हुए द्रव अवस्था में पाए जाने वाला तत्व होता है पारा, और वही अधातु होते हुए ब्रोमीन नॉन मेटल के फॉर्म में लिक्विड स्टेज में पाया जाता है। काफी इजी क्वेश्चन है, और इजी क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है और पूछा जाता है। तो यहां कुल लिक्विड स्टेज में पाए जाने वाले जो एलिमेंट होंगे उनकी संख्या हो जाती है 2। यहां आप लोगों को पारे के बारे में समस्त इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, समस्त जानकारी होनी चाहिए। वही ब्रोमीन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप सभी के लिए हो जाएगा पारा और
ब्रोमीन, यानी 2 एलिमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 को देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा सेट सही है, उसे आपको चुनना है। कि यहां पर बोलना है कि चूज द करेक्ट सेट फ्रॉम द फॉलोइंग, जितने ऑप्शन दिए गए हैं सही सेट को चुनिएगा। पहला सेट दिया गया है कि जो समूह 1 होता है आवर्त सारणी का ग्रुप 1, क्या उस ग्रुप 1 को एल्कली मेटल या क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं? क्या ग्रुप 2 को एल्कली अर्थ मेटल के नाम से यानी कि क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं? क्या एक्टेनॉइड होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, यानी जितने भी रेडियो धर्मी तत्व होंगे वो एक्टेनॉइड को हम लोग रेडियोधर्मी तत्व कहेंगे, या फिर इनमें से सभी सही है? तो चलिए इस प्रश्न को काफी अच्छे तरीके से मैं समझा देता हूं। अगर हम लोग वर्ग 1 को डिस्कस करें, वर्ग 1 को, तो वर्ग 1 के सभी एलिमेंट क्षारीय धातु के नाम से जाने जाते हैं, एल्कली मेटल के नाम से जाने जाते हैं। इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि इन तत्वों के द्वारा क्षारों का निर्माण होता है, बेस का निर्माण होता है। अगर हम लोग एक प्रबल क्षार को देखें तो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, वही KOH का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। ये सभी एक प्रकार के क्षार होते हैं। परंतु आप लोग यहां पर देख पा रहे हो कि यहां जो पहला मेटेलिक कंपाउंड है या मेटेलिक यहां पर जो एलिमेंट है वो एक प्रकार का क्षारीय धातु या क्षारीय मृदा धातु यहां पर मिलेगा ग्रुप नंबर 1 या ग्रुप नंबर 2 से। तो ग्रुप नंबर 1 के जितने भी एलिमेंट होते हैं ये एक प्रकार के क्षार का निर्माण करने में सहायक होते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग क्षारीय धातु या एल्कली मेटल के नाम से जानते हैं। क्या ग्रुप नंबर 2 को क्षारीय मृदा धातु कहेंगे? तो वर्ग 2 को हम लोग क्षारीय मृदा धातु के नाम से जानते हैं। इस बात को आप लोगों को समझना है। क्षारीय मृदा धातु किसे कहेंगे? तो क्षारीय मृदा धातु ग्रुप नंबर 2 को कहा जाता है। यह भी क्षार बनाने में सहायक होती है, पर मृदा में इनकी उपलब्धता काफी अच्छी होती है, इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातु भी कहा जा सकता है। मैग्नीशियम यहां पर आ सकता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। वही आगे हम लोग डिस्कस कर लेते। तो जितने भी एक्टेनॉइड होते हैं, अब एक्टेनॉइड की बात करें तो हम लोग देखने वाले हैं 89 पर एक एलिमेंट होता है जिसे हम लोग एक्टेनम के नाम से जानते हैं, और परमाणु क्रमांक 90 से लेकर 103 तक के जितने भी एलिमेंट होते हैं इन सभी को हम लोग एक्टेनॉइड के नाम से जानते हैं। और 90 के अबव जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें हम लोग ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट के नाम से भी जानते हैं, यानी इसका मतलब ये सभी के सभी रेडियोधर्मी तत्व होते हैं जिनके नाभिक में अपार मात्रा में ऊर्जा होती है और अल्फा बीटा गामा विकिरणें भी ये पैदा करते हैं, जिनकी खोज रदरफोर्ड के द्वारा की गई थी। तो रेडियोधर्मी तत्व इन्हें भी कहा जाता है। यानी यहां पर दिए गए सभी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाले हैं, तो इनमें से सभी इसका सही जवाब होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर दिया गया है कि एक ही आवर्त में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होता है। एक ही आवर्त के परमाणुओं में क्या समान देखने को मिलेगा? अगर हम लोग देखें तो एक ही आवर्त में अगर हम लोग बाएं से दाएं भाग में जा रहे हैं, बाएं से दाएं भाग में हम आवर्त में मूव करते हैं, अक्रॉस द पीरियड यहां पर अगर हम मूव करते हैं तो क्या परमाणुओं में समानता मिलेगी? क्या कोशों की संख्या समान होती है? क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन यहां पर समान होंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन? क्या एटॉमिक नंबर या परमाणु संख्या समान होती है या मास नंबर यहां पर समान होते? चलिए इस बात को हम लोग समझते हैं। किसी भी आवर्त से या पीरियड से मैं ग्रुप नंबर 1 से कोई एक एलिमेंट ले लेता हूं, जिसमें मैंने ले लिया सोडियम। सोडियम जिसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 होता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक इसमें एटम्स का जो नंबर है, इलेक्ट्रॉन का नंबर है या एटॉमिक नंबर है, इसका 11 होता है। हमने इसके इलेक्ट्रॉनों को कक्षाओं के अंदर बिठा दिया। यहां 281 यानी टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेल यहां पर कितनी सेल हो जाती है? टोटल नंबर ऑफ रिक्वायर्ड सेल 3 सेल रिक्वायर्ड हो जाती है। अगर इसी आवर्त का अंतिम तत्व आपको पीरियोडिक टेबल अगर आपके पास है तो आप उसे ओपन कर लीजिए, क्योंकि मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं। आप इसी आवर्त के अंतिम तत्व के पास चले जाइए और अंतिम तत्व यहां पर होता है क्लोरीन। अगर ग्रुप नंबर 17 में देखोगे तो क्लोरीन होगा, ग्रुप नंबर 18 में देखोगे तो ऑर्गन होगा। हम लोग ट्रेंड लगा रहे तो ग्रुप नंबर 70 तक आप देख लीजिएगा क्लोरीन होगा, जिसका परमाणु क्रमांक 17 होता है। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें तो 287 ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है। आप यहां पर सभी देख पा रहे होंगे कि सोडियम में भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फिल करने के लिए जो सेल रिक्वायर्ड है वो मेरे पास 1 2 3 सेल रिक्वायर्ड है। वही क्लोरीन में 1 2 3 सेल रिक्वायर्ड है। यानी इन दोनों में एक बात को लेकर समानता है, और यह समानता होती है इनमें कोषों की संख्या में समानता को लेकर।
यहां कोषों की संख्या सिमिलर होगी, यानी नंबर ऑफ सेल्स आर सिमिलर होंगे एक ही पीरियड में अगर अक्रॉस द पीरियड हम लोग मूव करें। तो क्या यह जानकारी आप लोगों को समझ में आई? इस बात को आपको अपने नोट्स में लिखना है कि एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर कक्षाओं की संख्या समान होती है, यानी अक्रॉस द पीरियड जब हम लोग मूव करेंगे तो द नंबर ऑफ सेल्स आर सिमिलर, अगर हम लोग अक्रॉस द पीरियड चलते हैं। तो आप सभी को यहां पर इस बात को समझना है, कोषों की संख्या में समानता यहां पर होने वाली है। यहां संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलती रहती है कि पहले बढ़ती है और फिर घटती है, वही यहां पर दिया गया था। परमाणु संख्या ये भी बढ़ेगी और द्रव्यमान संख्या भी यहां पर इंक्रीज करेगी। सही जवाब यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग देख लेते हैं। देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप सभी सबसे पहले सेशन को लाइक करें, अभी वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक यहां पर काफी जरूरी होते हैं हमारे लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6 आप सभी के सामने। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देख पा रहे हो, सामान्य आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होने वाला है, यह आप लोगों को बताना है। तो विद्युत ऋणात्मकता यहां पर क्या होती है, चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होगा यानी तत्वों का ऐसा गुण जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता यहां पर देखी जाती है। इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता यानी कि इलेक्ट्रॉन को गेन करने की जो कैपेसिटी होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। तो यहां आपसे पूछा गया कि एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा। तो अगर हम लोग दाएं तरफ उपस्थित जो तत्व होते हैं उनको देखें तो वहां पर आप लोग पाओगे कि वहां अधातु तत्व ज्यादा होगा, यानी बाईं ओर अगर हम लोग देखें तो बाईं ओर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहां पर धातु तत्व की उपस्थिति ज्यादा होगी। वहीं दाईं ओर की बात करें तो दाईं ओर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि जो अधातु तत्व होते हैं, नॉन मेटेलिक एलिमेंट होते हैं, ये तत्व यहां पर ज्यादा होते हैं। तो इनमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है और धातु में इलेक्ट्रॉन को दान करने की क्षमता अधिक होती है। तो यहां आप लोग देखोगे कि आवर्त में जब बाएं से दाएं बढ़ाया जाता है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी बढ़ जाता है। तो सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हम लोगों ने देखा ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन है आप सभी के सामने, आप इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन यहां पर बोला गया है कि इनमें से कौन सा सही है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन यहां पर आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, आप लोगों को बताना है। पहला ऑप्शन यहां पर दिया गया है एलिमेंट विथ लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्या यह CS होगा? CS को हम लोग सीजियम के नाम से जानते हैं, इस तत्व का नाम होगा सीजियम। न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व क्या सीजियम होगा? उच्चतम विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व क्या फ्लोरीन होगा, जिसे हम लोग एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नाम से जानते हैं। वही यहां पर पूछा गया है कि एलिमेंट विद हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हीलियम है? उच्चतम आयनीकरण ऊर्जा का मान क्या हीलियम के पास होगा या इनमें से सभी? तो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहां पर समझना है कि जितने भी ऑप्शन यहां पर दिए गए हैं, अगर हम लोग देखें विद्युत ऋणात्मकता, तो सीजियम की विद्युत ऋणात्मकता का जो वाला तत्व है वो यहां पर सीजियम माना जाता है। विद्युत धनात्मकता यहां पर आएगा, आप लोगों को ध्यान से समझना है। तो यहां पूछा गया है न्यूनतम, तो बिल्कुल सही जवाब है कि न्यूनतम विद्युत ऋणात्मकता जो तत्व होती है वो सीजियम होगा। इसकी विद्युत धनात्मकता का मान काफी अच्छा होता है, विद्युत धनात्मक तत्व माना जाता है सीजियम, यह आपको समझना है। वही अगर हम लोग देखें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होता है सीजियम, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो वैल्यू होगा वो कम होने वाला है। यहां हम लोगों के पास है इलेक्ट्रोनेगेटिव हाईएस्ट होगा फ्लोरीन के पास, और आयोनाइजेशन एनर्जी, अब ये आयनीकरण ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन को दान करने की ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनों को दान करने की ऊर्जा को हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। एक इलेक्ट्रॉन को दान करने के लिए जितनी मात्रा में ऊर्जा आवश्यक होती है उसे आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से भी जानते हैं। तो यहां सही जवाब हम लोगों के पास होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के सारे ऑप्शन आप लोगों के लिए सही होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। 8 आप लोग देख पा रहे होंगे कि नेगेटिव यहां पर सारे के सारे नाइट्रोजन के आयन दिए गए हैं, और ये आयन कौन कौन से दिए गए हैं, यहां पर दिया गया है N नेगेटिव चार्ज दिया गया है एक आयन के साथ में।
वही अगर हम लोग देखें तो यहां भी नेगेटिविटी होगी, n-2 दे के रखा है और एक -3 दे के रखा है। तो आप सभी को इनमें क्या बताना है, तो बताना है किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। देखिए विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की क्षमता, और इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की जो क्षमता होगी वो कहां ज्यादा होगी, जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी जहां पर होती है वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम लोग देखें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट माना जाता है, विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है। अगर आप लोग यहाँ नेगेटिव ओनली नेगेटिव को देख रहे हो तो यहां नाइट्रोजन ने केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। वही हम -2 चार्ज को देख पा रहे हो, यहां इलेक्ट्रॉन ने 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है नाइट्रोजन ने। वही अगर नाइट्रोजन को डिस्कस करें तो यहां नाइट्रोजन ने 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है। तो इलेक्ट्रॉनों की कमी कहां पर है, तो इलेक्ट्रॉनों की कमी है नाइट्रोजन माइनस चार्ज पर या इसके आयन पर। तो यहां नाइट्रोजन की अधिकता हो सकती है, नाइट्रोजन को ग्रहण करने की क्षमता होगी, यह नाइट्रोजन माइनस की अधिक होगी। इसलिए इसका सही जवाब होगा n- चार्ज या n- आयन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आपको यहां पर समझना है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि विद्युत धनात्मकता का मान क्या होगा, तो विद्युत धनात्मकता में आप लोगों को इसे रिवर्स कर देना है कि यहां उल्टा हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप लोगों को ध्यानपूर्वक देखना है कि आवर्त सारणी के आवर्त में हम लोगों को लेफ्ट टू राइट जाना है, यानी कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाना है, बाएं से दाएं जाना है। और समूह में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों का धात्विक लक्षण या विद्युत धनात्मकता क्या होगा। एक तो मेटालिक प्रॉपर्टी अक्रॉस द पीरियड जाने पर, या लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे। तो एक मेटालिक प्रॉपर्टी और एक यहां पर जो ट्रेंड दिया गया है लगाना है हम लोगों को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी का, यानी विद्युत धनात्मकता का। आपको बताना है कि यहां आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर और समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण क्या होगा। तो धात्विक गुण बाएं से दाएं जाने पर डिक्रीज करता है, क्योंकि धातुएं सभी बाईं तरफ है और दाईं तरफ जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं धात्विक गुण या मेटालिक प्रॉपर्टी इनका डिक्रीज करता है। तो आपको यहां पर पहले ऑप्शन में तो देखना है घटता है, पर विद्युत धनात्मकता भी यहां पर घटती है, क्योंकि जिसका मेटालिक प्रॉपर्टी घटता है उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी घटेगा, क्योंकि सभी धातुएं बहुत अच्छी विद्युत धनात्मक मानी जाती है। इस बात को आप सभी को समझना है। तो पहले बाएं से दाएं जाने पर यह कम होगा, तो कम होगा यानी घटता है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी अच्छे से देख सकते हैं। तो बाएं से दाएं जाने पर मेटालिक प्रॉपर्टी डिक्रीज करेगा, वही ऊपर से नीचे आने पर टॉप टू बॉटम अगर हम लोग जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो टॉप टू बॉटम यहां पर इंक्रीज करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने है। पूछा गया है कि परमाणु संख्या 58 से 71 तक के एलिमेंट को क्या कहा जाता है। आप सभी को इसका जवाब मुझे देना है कि एटॉमिक नंबर 58 से लगाकर 71 तक के एलिमेंट। मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन में यह समझाया है कि 57 को अगर हम लोग डिस्कस करें तो यहां एक एलिमेंट जिसका नेम होगा लेंथेनम। और यह लेंथेनम जो होता यहां से पूछा जाता है एक ग्रुप जिसमें एलिमेंट होते हैं 58 से लगाकर 71 तक के सभी तत्व। 58 से लगाकर 71 तक के सभी तत्वों को हम लोगों ने इस ग्रुप में शामिल किया है। और इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट होते हैं यानी 58 से लगाकर 71 तक के सभी तत्व 57 पर पड़ने वाले तत्व जिसका नाम है लेंथेनम, और इस लेंथेनम के समान होते हैं। और इस लेंथेनम के समान इनका प्रॉपर्टी होता है, यानी इसके लाइक बिहेव करेंगे। तो हमने इसको क्या नाम दे दिया, लेंथेनॉइड के नाम से इन्हें हम लोग जानते हैं। यानी यहाँ पर जो टोटल 14 तत्व प्रेजेंट होते हैं ये सभी के सभी लेंथेनॉइड तत्व के नाम से भी जान सकते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि 58 से 71 तक के सभी तत्वों को हम क्या कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यानी लेंथेनॉइड इस प्रश्न का सही जवाब हो जाने वाला है। आप सभी को यह बात समझ में आई होगी। वही एक्टेनॉइड की अगर हम लोग बात करें तो एक्टेनॉइड क्या होता है। तो एक्टेनॉइड को आप लोगों को समझना है कि अगर हम लोग देखते हैं 89 से लेकर 103 तक के एलिमेंट, 89 पर लेंथेनम के अलावा यहाँ एक्टेनॉइड भी होता है एक्टेनम। और इस एक्टेनम की अगर हम लोग बात करें तो ये 89 पर पड़ता है। 90 से लेकर 103 तक के सभी तत्वों को इसी के कारण एक्टेनॉइड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सभी का जो बिहेव होता है या प्रकृति होती है वो एक्टेनम के समान ही मानी जाती है।
तो उम्मीद है आप सभी को काफी अच्छे से समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग समझ रहे हैं। जिसने लाइक नहीं किया है इस सेशन को, आप सभी को सबसे पहले लाइक बटन को प्रेस करना है। तो यहां पूछा गया है कि आवर्त सारणी की 16वें वर्ग के तत्वों को क्या कहा जाता है। 16वां वर्ग होता है ग्रुप नंबर 16। इसे हम लोग क्या नाम से जानेंगे, तो यहां पूछा गया क्या इसे हैलोजन के नाम से जानते हैं, क्या इसे कॉइन मेटल के नाम से, चैल्कोजेंस या अक्रिय समूह। देखिए सभी ऑप्शन काफी महत्वपूर्ण है। चलिए हम सभी को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग हैलोजन की बात करें तो हैलोजन हम लोग कहते हैं ग्रुप नंबर 17 के सभी एलिमेंट को, समूह 17 के सभी तत्वों को, जिसमें आप लोगों ने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटिन और सभी एलिमेंट को देखा जो नमक बनाने में सहायक एलिमेंट होते हैं, और इन्हीं तत्वों को इसी वजह से हैलोजन भी कहा जाता है। इस बात को आपको समझना है। वही अगर हम लोग कॉइन मेटल को डिस्कस करें तो कॉइन मेटल कहां पर बिलोंग करता है, तो कॉइन मेटल क्या समूह नंबर 11 होगा। तो समूह नंबर 11 को आप लोग देख लीजिएगा, समूह नंबर 11, और समूह नंबर 11 में जितनी भी धातुएं आती हैं, कॉपर, सिल्वर, सोना, ये सभी सिक्का धातु, क्योंकि इन्हें कॉइन बनाने में या फिर कॉइन मेटल के नाम से भी इन्हें हम लोग जानते हैं। चैल्कोजेंस की बात करें तो समूह 16 के सभी तत्वों को हम लोग चैल्कोजेन के नाम से भी जानते हैं। अभी मैं बढ़ाने वाला हूं कि इनको चैल्कोजेन क्यों कहते हैं। देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। यहां पर ऑक्सीजन ग्रुप होता है, समूह 16 को हम लोग ऑक्सीजन ग्रुप के नाम से जानते हैं, आप लोग देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में। और ग्रुप जो ऑक्सीजन ग्रुप होता है, ये सभी तत्व सभी धातुओं के अयस्क के निर्माण में, अयस्क जिन्हें हम लोग मेटेलिक ओर के नाम से जानते हैं, अयस्क निर्माण में ये सहायता करते हैं, अयस्क निर्माण में सहायक तत्व माने जाते हैं, और इसी के लिए इन्हें हम लोग चैल्कोजेंस के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ग्रुप नंबर सी आप लोगों को ध्यान से समझना है। अक्रिय इनर्ट गैस किसे कहते हैं, तो समूह नंबर 18, आप सभी को इसकी जानकारी भली भांति है। समूह नंबर 18 जिसे हम लोग शून्य समूह के नाम से भी जानते हैं, यह अक्रिय तत्वों के अंतर्गत शामिल माना जाता है। तो क्या आप सभी को इतना समझ में आ गया। तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 जिसका सही जवाब हो जाएगा चैल्कोजेंस, ग्रुप नंबर 16, क्योंकि ये अयस्क का निर्माण करने में सहायक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आप सभी के सामने। सामान्यतः आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा क्या होती है। देखिए फिर से क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन एनर्जी किसे कहते हैं। तो आयनीकरण ऊर्जा का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन को दान करने हेतु, आप सभी इसका डेफिनेशन लिख लें, इलेक्ट्रॉन को दान करने हेतु आवश्यक ऊर्जा। लास्ट सेल से हम लोग सिंगल इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उस एनर्जी को हम लोग यहां आयोनाइजेशन एंथैल्पी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि जो एनर्जी रिक्वायर्ड टू डोनेट लास्ट इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, लास्ट ऑर्बिट से इस इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, उसी को हम लोग आयनीकरण ऊर्जा के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछा जाता है कि बाएं से दाएं जाने पर, तो दाईं तरफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी अच्छी होती है, उन तत्वों के अंदर नाभिकीय बल का मान भी काफी अच्छा होता है, इस वजह से वो इतने जल्दी से इलेक्ट्रॉन दान नहीं करते। तो वहां अधिक से अधिक मात्रा में ऊर्जा आपको लगानी होती है, तब जाकर वहां से इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जा सकता। अदरवाइज वहां से इलेक्ट्रॉन गेन आसानी से किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं किया जा सकता। इस बात को आप लोगों को समझना है। तो यहां सही जवाब हो जाने वाला है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आयनीकरण ऊर्जा का मान बढ़ता है। इस बात को आपको समझना है। अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, पूछा गया है कि इनमें से कौन मेंडलीफ आवर्त सारणी के दोष के रूप में जाना जाता है। कौन कौन से ऐसे ड्रॉबैक्स हैं जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको देखने को मिले, इसलिए आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया जाना उचित समझा, क्योंकि हेनरी मोसले ने उन सभी कमियों को दूर करके एक नई आवर्त सारणी को डिजाइन किया, जिसे हम लोग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जानते हैं। तो हम लोग पढ़ लेते हैं। आप सभी इस क्वेश्चन को नोट करें अपनी कॉपी में, और अपने नोट्स में इन सभी कमियों को आप लोगों को लिखना है जो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। तो चलिए, क्या इसमें पहला ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि क्या मेंडलीफ ने अपनी आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान निश्चित नहीं किया था। तो यह बात बिल्कुल सत्य होगी, क्योंकि हाइड्रोजन का स्थान अनिश्चित होना मेंडलीफ की आवर्त सारणी का एक प्रमुख ड्रॉबैक्स माना जाता है। वही हम लोग देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया,
यानी कि यहां पूछा गया है कि नो प्लेस वॉज गिवन बाय आइसोटॉप्स, जितने भी आइसोटॉप्स थे उन्हें एक उचित स्थान पर नहीं रखा गया। तो यह भी एक बड़ी कमी उभर कर आई मेंडलीफ के नियमों की। वही ऑप्शन नंबर 3 को देख लीजिएगा। यहां पर पूछा गया आप लोगों से कि कुछ समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग वर्गों में रखा गया और असमान गुणों को तत्व जो थे उन्हें एक ही वर्ग में रखा गया। यानी कि अगर हम पूछा जाए कि एलिमेंट विद सम सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन डिफरेंट क्लासेस एंड दोज विद द डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन वन क्लासेस, तो ये सबसे बड़ी कमी थी। यानी कि इसका मतलब है कि जिन तत्वों को लक्षण एक साथ एक समान होते थे उन्हें एक साथ रखा जाना चाहिए था, पर इन्हें अलग अलग ग्रुप्स में रख दिया गया। ये एक सबसे बड़ा कमी निकल कर आया। तो ऑप्शन नंबर 3 भी यहां पर बिल्कुल सही होना है। तो उपयुक्त सभी कमियां यहां पर मेंडलीफ की आवर्त सारणी में आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आप इन सभी कमियों को अच्छे से लर्न कर लें। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समान होगा, इस बात को आप सभी को बताना है। एक ही समूह में स्थित तत्वों के परमाणुओं में क्या समानता होती है। अगर एक ही समूह यानी कि ग्रुप, यानी जिसे हम लोग वर्ग के नाम से भी जानते हैं, इस समूह में अगर कोई एलिमेंट है तो उसके परमाणुओं में क्या समानता देखने को मिलेगी। क्या कोशों की संख्या समान होगी, तो ये तो डिफरेंट हो जाती है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाते हैं कक्षाओं की संख्या बढ़ती चली जाती है, ये आप सभी को अच्छे से पता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या समान होंगे, परमाणु संख्या है, परमाणु भार, ये दोनों हमारे पास परमाणु संख्या भी सिमिलर नहीं होगी, कोषों की संख्या भी सिमिलर नहीं होगी। अगर हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन को देखें तो चलिए मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। अगर हम लोग ग्रुप 1 को देखें तो ग्रुप वन में जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, यहाँ सोडियम को देख सकते हैं, पोटेशियम को देख सकते हैं। चलिए मैं 2 एग्जांपल देता हूं। सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281 यहाँ पर होगा। पोटेशियम जिसका एटॉमिक नंबर 19 होगा, 2881 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन माना जाता है। आप लोग ध्यान से देख पा रहे होंगे कि जो लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो एक ही ग्रुप में एक समान इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और आप सभी को यहां पर पता होगा कि जो संयोजकता होती है वो क्या होती है, संयोजकता किसे कहते हैं। तो अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि अष्टक पूरा करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी तत्व को अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, उससे जितने इलेक्ट्रॉन लिए जाए या त्यागे जाए उसे ही हम लोग उसकी संयोजकता कहते हैं। जैसे यहां सोडियम अपने लास्ट सेल में जो 1 इलेक्ट्रॉन है इसे दान करेगा तो सोडियम की वैलेंसी 1 होगी। यहां पर पोटेशियम भी 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन इन्हें चाहिए अष्टक पूरा करने के लिए। अष्टक यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन अंतिम कोष में प्रेजेंट होते हैं। इस बात को आप सभी को समझना है। तो यहां इसे कोई दान नहीं करेगा, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बिल्कुल समान होंगे, इस बात को आप लोगों को समझना है। क्या आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है? अगर आपने थोड़ा भी इस टॉपिक को पढ़ा है पहले तो आपको ये सेशन काफी फायदेमंद रहेगा और काफी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों की एग्जाम्स के लिए। एग्जाम्स मैंने कहा है, एग्जाम्स आपका यहीं से बनने वाला है, इस सेशन से एग्जाम्स बनने वाला है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग देख लेते हैं। 15 क्वेश्चन आप सभी के सामने है। पूछा गया है यहाँ पर आवर्त सारणी में कुल आंतरिक संक्रमण तत्वों की संख्या कितनी होती है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कितने होते हैं। तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि हमारे पास जो एफ ब्लॉक होता है, एफ ब्लॉक जिसमें हम लोगों ने लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को रखा है, लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को शामिल किया है। इन दोनों को सामूहिक रूप से हम लोग आंतरिक संक्रमण तत्वों के नाम से भी जानते हैं, यानी एफ ब्लॉक के सभी एलिमेंट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट के नाम से जानते हैं। अब लेंथेनॉइड में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं 14, वही एक्टेनॉइड में भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट हो जाते हैं 14। यानी ओवरऑल यहाँ हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड को ऐड करें तो यहाँ 28 एलिमेंट है, 28 एलिमेंट है जो यहाँ पर इंक्लूडेड है, जो आपको समझना है। 28 तत्व यहाँ पर पूछा गया है। तो चलिए आप सभी के लिए एक होमवर्क प्रश्न यहां से बन रहा है जो आप लोगों को मैं देने वाला हूं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि एस ब्लॉक में यानी कि ग्रुप नंबर 1, 2 में टोटल कितने एलिमेंट होंगे, इस तत्वों की संख्या आप लोगों को यहां पर बताना है।
वही पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट होते हैं आप लोगों को काउंट करके बताना है, और डी ब्लॉक में कुल तत्वों की संख्या कितनी होती है यह भी मुझे आप लोगों को बताना है। कमेंट बॉक्स में आप सभी को इसका जवाब जरूर देना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 28, लैंथेनॉइड 14 और एक्टेनॉइड भी 14 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वह तत्व कौन सा जिसके परमाणुओं में कुल 3 कोष है, जिसके एटम्स में टोटल 3 ऑर्बिट है और संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो? इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आप लोगों से? पूछा यह गया है कि ऐसा परमाणु जिसमें कुल 3 कक्षा है, यानी कि पहली कक्षा, दूसरी कक्षा और तीसरी कक्षा। और यहां एक बात और पूछी गई है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो अंतिम कोष में होंगे वो 4 है। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी फुलफिल होंगे 2 और 8 के साथ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बन गया 2 8 4। इसका मतलब ये तत्व हुआ 2 और 8 10, 10 और 4 14, यानी यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर हम लोग देखें तो वो 14 प्रेजेंट है, और 14 इलेक्ट्रॉन है तो Z भी 14 होगा। इसका मतलब यह तत्व सिलिकॉन होने वाला है। अगर आपको यह बात समझ में नहीं आई, वीडियो को थोड़ा सा बैक कर लीजिएगा और एक बार फिर से सुन लीजिएगा इस बात को। तो 14 पर सिलिकॉन आता है और सिलिकॉन ऑप्शन नंबर ए पर यहां पर प्रेजेंट है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम्स में बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती है, जो आप लोगों को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देख रहे हैं। इसी के साथ, इनमें से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में मौजूद रहती है? इसे प्रीवियस क्वेश्चन में आज ही के सेशन में मैंने आप लोगों को अच्छे से पढ़ाया है, आपको इसे ध्यान से समझना है। तो कौन होगा जो अधातु जो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में मिलेगी? तो ब्रोमीन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। पारा एक द्रव धातु है, आप सभी को यह क्वेश्चन पता होना चाहिए और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन माना जाता है। आयोडीन को हम लोग देखें तो अधातु होती है, पर एकमात्र ऐसी अधातु जो सॉलिड फॉर्म में पाए जाने वाली अधातु मानी जाती है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती है। अगर हम लोग ब्रोमीन आयोडीन की बात करें तो इसकी कमी से घेंगा रोग होता है। 53 इसका एटॉमिक नंबर माना जाता है। तो इस प्रश्न की सही जो आंसर होगा, जो सही जानकारी हम लोगों ने ली है कि कमरे के ताप पर जो 25 डिग्री सेल्सियस होता है उसमें ब्रोमीन आपको लिक्विड स्टेज में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है आप सभी के सामने कि इनमें से कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व हैलोजन है? पूछा गया है कि जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक हैलोजन माना जाएगा। हैलोजन आपको जैसे ही समझ में आए या सुनने में आए, हमें समूह नंबर 17 को इंडिकेट करना है। ग्रुप नंबर 17 के सारे एलिमेंट, जहां फ्लोरीन को हम लोग देख सकते हैं, क्लोरीन को देख सकते हैं, ब्रोमीन को हम लोग देख सकते हैं, Br, ये सारे एलिमेंट है। आप सभी ने देखा होगा कि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं बल्कि इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी पूछा है। पॉजिटिविटी जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दान करे। तो ऐसा समूह 17 में कौन सा तत्व होगा? फ्लोरीन तो प्रबल विद्युत ऋणात्मक तत्व माना जाता है, वही क्लोरीन की भी विद्युत ऋणात्मकता काफी अच्छी होती है। इसका मतलब इसका सही जवाब ब्रोमीन को हम लोग लगाने वाले हैं कि ब्रोमीन एक ऐसा हैलोजन एलिमेंट माना जाता है जो समूह नंबर 17 में शामिल होने के बाद भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट माना जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव यानी यह इलेक्ट्रॉन को आसानी से दान करने की प्रवृत्ति रखता है। तो ब्रोमीन इसका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आप सभी के सामने है। आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉन सादृश्य, अब इलेक्ट्रॉन सादृश्यता का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका एक नाम और आप लोगों को बता देता हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होगा इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, इस बात को आपको समझना है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यहाँ किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में आप लोगों को गलत जवाब देना है। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन बंधुता का मतलब क्या है। जिस प्रकार आप लोगों ने आयनन ऊर्जा को समझा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल आप लोगों ने समझा, और ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स माने जाते हैं। दोनों एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ऊर्जा कैसी होती है, ध्यान पूर्वक सुनिएगा मेरी बात को, कि अगर इलेक्ट्रॉन को दान किया जाए तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि जिस परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं उस परमाणु के नाभिक में एक बल होता है, न्यूक्लियस में एक फोर्स होगा, और इस बल को न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। इस बल के अगेन इलेक्ट्रॉन को लास्ट सेल से बाहर निकालने के लिए आपको एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और यह एनर्जी आप लोगों को आयोनाइजेशन पोटेंशियल के नाम से जानी जाती है इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। वही अगर हम लोग लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन को गेन करें या ग्रहण करें
तो उस वक्त भी आपको एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी एक प्रोटॉन में, क्योंकि नाभिकीय बल वहां पर रिक्वायर्ड होता है। और इस एनर्जी को हम लोग इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से जानते हैं। इलेक्ट्रॉन को बंधु बनाने के लिए चाहिए, है ना। तो आपको ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने हेतु आवश्यक ऊर्जा, आपको मैं बताना रिक्वायर्ड एनर्जी टू गेन इलेक्ट्रॉन इन द लास्ट ऑर्बिट। आप लोगों को ध्यान रखना है कि एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहां जो लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए, तो आवश्यक ऊर्जा का मान यहां किस नाम से जाना जाएगा? इलेक्ट्रॉन बंधुता। और इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो आपको ध्यान रखना है सर्वाधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन के पास। क्लोरीन इसका सही जवाब होगा। और फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन के पास विद्युत ऋणात्मकता का मान सबसे ज्यादा होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, आपको समझना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के संबंध में आपको गलत चुनना है। पहला ऑप्शन देखिएगा कि सामान्यतः आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर यह घटती है। देखिए यह बात बिल्कुल गलत होगी, यह बात बिल्कुल गलत होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होने वाला है। तो आप बाएं से दाएं जब जाते हैं ना, तो जो ऊर्जा होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की, वो सबसे ज्यादा होती है दाईं तरफ के एलिमेंट में, आवर्त सारणी में दाईं तरफ के एलिमेंट में। तो हम लोग ये बोलेंगे कि बाईं से दाईं तरफ जाने, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वहां हम लोगों को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, पर यहां पर पूछा है घट रही है, तो ये गलत हो जाएगा। सामान्यतः आवर्त में बाएं दाएं से जाने पर बढ़ती है, तो ये सही बात है। और वही सामान्यतः समूह में ऊपर से नीचे आने पर यह घटती है, यह भी सही बात है। और अगर हम लोग देखें, करेक्ट स्टेटमेंट होगा किसी आवर्त में अक्रिय तत्व का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम होता है, तो यह भी बिल्कुल करेक्ट एक स्टेटमेंट माना जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए सही जवाब आप सभी के सामने है, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का होने वाला है। तो बिल्कुल बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं जो हम लोगों ने आज के सेशन में किए। आज का लास्ट क्वेश्चन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन है आप सभी के सामने कि इसमें से पूछा गया है कि यहाँ ब्लैंक दिया गया और यहाँ भी ब्लैंक दिया गया, और आवर्त सारणी का क्रमशः सबसे छोटा और बड़ा आवर्त किसे जाना जाता है। चलिए, तो यहाँ पूछा गया जो साइज ऑफ पीरियड होता है, या फिर हम लोग अगर टोटल आवर्तों को देख लें, तो आवर्तों की संख्या हम लोग अगर देख लें, तो यहाँ कुल 7 प्रकार के आवर्त होते हैं। कुल 7 प्रकार के आवर्त हमारे पास में प्रेजेंट है। अगर हम लोग यहाँ पर 7 आवर्तों को देखें, तो 7 प्रकार के आवर्त में यहाँ पर कौन कौन से आवर्त आएंगे, एक आवर्त में नीचे बना रहा हूं। पहले आवर्त में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 2 होते हैं, इसलिए इसे हम लोग सबसे छोटा आवर्त यानी लघुत्तम आवर्त के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड के नाम से भी जान सकते हैं। वही सेकंड और थर्ड में दोनों में 8 और 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग शॉर्ट पीरियड के नाम से जानेंगे, जिसे हम लोग लघु आवर्त के नाम से भी जान सकते हैं। वही फोर्थ और फिफ्थ में, जिसे हम लोग यहाँ पर 2 8 8 18 18, इन दोनों में 18 एलिमेंट होंगे, इसलिए इन्हें हम लोग लॉन्ग पीरियड के नाम से जान सकते हैं या दीर्घ आवर्त। और जो सिक्स्थ पीरियड होता है हमारे पास में, इसमें 32 तत्व होंगे, जिसे हम लोग लॉन्गेस्ट के नाम से जानते हैं। लॉन्गेस्ट का मतलब हो जाएगा दीर्घतम आवर्त। और सबसे लास्ट जो 7 नंबर पर आता है, इसे हम लोग इनकम्प्लीट पीरियड के नाम से जानते हैं, अपूर्ण आवर्त, क्योंकि यहाँ पर नए तत्वों को खोजा जाना बाकी है। जितने भी नए तत्व खोजे जाएंगे वह सभी समूह नंबर आवर्त नंबर 7 में रखे जाएंगे। तो अगर यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख ले, तो सबसे छोटा यहाँ पर पहला होगा, पर पहला नहीं दिया गया, इसका मतलब दूसरा होगा। तो दूसरा यहाँ पर ऑप्शन दिया है, तो आपको यहाँ पर तीसरा और चौथा हटा देना है। तो हम लोग देख लेते हैं, सबसे छोटा दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा नहीं होगा, दूसरा और छठा सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 2 8 8 18 18 32। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, जिसका नंबर है, आप सभी को होमवर्क में इस प्रश्न का जवाब मुझे देना है कमेंट बॉक्स में जाकर। क्वेश्चन आप सभी के लिए है, पूछा गया है कि उच्चतम घनत्व वाला धातु और अधातु कौन है? हाईएस्ट डेंसिटी मेटल नॉन मेटल आप लोगों को यहाँ पर चूज करना है। हाईएस्ट डेंसिटी मेटल नॉन मेटल, क्या ओस्मियम और नाइट्रोजन होगा? क्या हाईएस्ट ओस्मियम और लोएस्ट नाइट्रोजन है? ओस्मियम ऑक्सीजन, ओस्मियम बोरॉन और ओस्मियम। ये 4 ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 का आप लोगों को मुझे जवाब देना है। चलिए, तो आज के सेशन में काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्कस किया। ये 20 क्वेश्चन एग्जाम्स में आपके बिल्कुल संभावित प्रश्न होंगे और ये आ सकते हैं। तो हम आवर्त सारणी पढ़ रहे हैं, और इस आवर्त सारणी के हम लोगों ने टॉप 20 क्वेश्चन की श्रृंखला को आज
देखा। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी अपनी अच्छे से पढ़ाई करते रहें, क्योंकि इस बार आपको अपने एग्जाम्स को टारगेट जरूर करना है। तो थैंक यू सो मच।